खबरदार में आज सबसे पहले उस खबर का विश्लेषण करेंगे जिस पर देश के गृह मंत्री अमित शाह को स्थिति साफ करने के लिए सामने आना पड़ा। यह खबर है अमित शाह के स्वास्थ्य को लेकर फैली अफवाहों पर। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से इस तरह की खबरें फैलाई जा रही थी कि अमित शाह की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो लाइमलाइट से दूर रह रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि कोरोना संकट पर गृह मंत्रालय के बढ़े काम की वजह से वो बेहद व्यस्त रहे हैं। लेकिन जब अफवाहों का बाजार बेहद गर्म होने लगा तो उन्होंने खुद आकर अपना बयान ट्वीट किया। उस बयान में उनकी ओर से कहा गया है कि पिछले कई दिनों से कुछ मित्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे स्वास्थ्य के बारे में कई मनगढ़ंत अफवाहें फैलाई हैं। यहां तक कि कई लोगों ने मेरी मृत्यु के लिए भी ट्वीट कर दुआ मांगी है। देश इस समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है और देश के गृह मंत्री के नाते देर रात तक अपने कामों में व्यस्त रहने के कारण मैंने इन सब पर ध्यान नहीं दिया। जब ये मेरे संज्ञान में आया तो मैंने सोचा कि ये सभी लोग अपनी काल्पनिक सोच का आनंद लेते रहें, इसीलिए मैंने कोई स्पष्टता नहीं की। परंतु मेरी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं और मेरे शुभचिंतकों ने बीते 2 दिनों से काफी चिंता व्यक्त की। उनकी चिंता को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता, इसीलिए मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं और मुझे कोई बीमारी नहीं है। अमित शाह के बयान ने अफवाहों पर लगाम लगा दिया, लेकिन इसके साथ सवाल ये भी खड़ा कर दिया कि क्या अफवाह के पीछे कोई एजेंडा है? क्या सरकार कोरोना से लड़े या फिर ऐसी अफवाहों से? इन सब के बीच गुजरात पुलिस ने 4 लोगों को अफवाह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया। मैं स्वस्थ हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं। अमित शाह ने अपने ट्विटर पर यह ऐलान किया तो हंगामा मच गया। अपने स्वास्थ्य को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों का खंडन करने के लिए अमित शाह का खुद सामने आना बता रहा है कि किस तरह से उनके स्वास्थ्य को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही थी। इसका अपना स्वार्थ का एजेंडा हो सकता है, इसीलिए अमित शाह को अपने स्वस्थ होने की जानकारी देने के साथ साथ ट्विटर पर लिखना पड़ा कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार ऐसा मानना है कि इस तरह की अफवाह स्वास्थ्य को और अधिक मजबूत करती है। इसलिए मैं ऐसे लोगों से आशा करता हूं कि वो ये व्यर्थ की बातें छोड़कर मुझे मेरा काम करने देंगे और स्वयं भी अपना काम करेंगे। अमित शाह ने जब ट्विटर पर अपने स्वस्थ होने की बात सामने रखी तो उधर गुजरात पुलिस ने सोशल मीडिया पर उनकी बीमारी की अफवाह फैलाने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तार हुआ फिरोज खान पठान और सरफराज मेमन अहमदाबाद के रहने वाले हैं, जबकि सज्जाद अली मायानी और शहजाद हुसैन मायानी भावनगर के हैं। ध्यान में यह आया कि भारत के केंद्रीय गृह मंत्री श्री का नाम का उपयोग करके उनके नाम से एक पोस्ट बनाई गई और उसको अलग अलग ग्रुपों में डाला गया। अब ये किस ऐप का यूज करके किस तरह से इन लोगों ने ये पोस्ट को आगे बढ़ाया, रीट्वीट किया है, किसकी क्या क्या भूमिका रही है, इसके बारे में जो अहमदाबाद शहर क्राइम ब्रांच में एक ऑफेंस रजिस्टर किया गया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन के दरमियान ये सभी चीजें और तथ्य बाहर आएंगे। अमित शाह के स्वास्थ्य को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाहें बेहद संवेदनशील है। ऐसे ही एक फर्जी सोशल मीडिया पोस्ट में अमित शाह के ट्वीट को ही एडिट करके लिखा गया है, मेरे देश की जनता, मेरे द्वारा उठाया गया हर एक कदम देश हित में रहा है। मेरी किसी जाति या धर्म विशेष के व्यक्ति से कोई दुश्मनी नहीं है। कुछ दिनों से बिगड़े स्वास्थ्य के चलते देश की जनता की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। ये बताते हुए दुख हो रहा है कि मुझे गले के पिछले हिस्से में बोन कैंसर हुआ है। मैं आशा करता हूँ रमजान के इस मुबारक महीने में मुस्लिम समाज के लोग भी मेरे स्वास्थ्य के लिए दुआ करेंगे और जल्द ही स्वस्थ होकर आपकी सेवा करूंगा। इस ट्वीट में साफ तौर पर भाषा की दिक्कतें भी दिख रही हैं। इसी तरह एक और फर्जी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा गया, ये भारत के गृह मंत्री अमित शाह की ताजा तस्वीर है। ये फोटो बहुत कुछ कहती है।
गृह मंत्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। पुलिस की गिरफ्त में आए इन 4 लोगों से फिलहाल अहमदाबाद क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। साथ ही इस पोस्ट को बनाने वाले मास्टरमाइंड की भी जानकारी हासिल कर रही है। पुलिस ने इन लोगों के आईपी को ट्रेस कर लिया है और जल्द ही पुलिस का मानना है कि इस पोस्ट को बनाने वाला मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्तारी में होगा। अमित शाह के स्वास्थ्य पर अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस हरकत में आई है। हालांकि अमित शाह ने जब अपने स्वास्थ्य को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया तो उसमें ये भी लिखा, मेरे शुभचिंतकों और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का मेरा हालचाल पूछने और मेरी चिंता करने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। जिन लोगों ने ये अफवाहें फैलाई हैं, उनके प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना या द्वेष नहीं है। आपका भी धन्यवाद। अमित शाह ने अफवाह फैलाने वालों को उनके हाल पर छोड़ने की बात की, लेकिन अमित शाह के स्वास्थ्य पर अफवाह फैलाने पर बीजेपी आग बबूला हो गई। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, गृह मंत्री अमित शाह के बारे में अमानवीय टिप्पणी करना अत्यंत निंदनीय है। किसी के स्वास्थ्य के बारे में इस तरह की भ्रामक बातें फैलाना उन लोगों की मनोस्थिति को दर्शाता है। मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी कहा, आप दीर्घायु हों, यही हमारी कामना है। आज तक के ई एजेंडा में आए केंद्रीय मंत्रियों ने भी अमित शाह के स्वास्थ्य पर अफवाह फैलाने को लेकर चिंता जताई। अमित भाई, उनका भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। देश की सेवा करने के लिए अमित भाई को, मेरे ऊपर, मोदी जी के ऊपर लाखों करोड़ों लोगों के आशीर्वाद है। अमित भाई की भी तबीयत बहुत अच्छी है, रात दिन वो काम कर रहे हैं। एक ही केवल इस बात का दुख होता है कि ऐसी बातों को लेकर खुद अफवाहें जो फैलाई जाती है वो थोड़ी दुखद है। ये बिल्कुल ही गंदी सोच का प्रतीक है। यानी हताशा निराशा की इतनी हद हो गई कि लोकतंत्र में लोगों से तो वो जीत नहीं सकते, इसलिए अब यहाँ तक आ गए। तो ये बहुत ही गंदी मानसिकता है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर लंबे समय से चिंता जताई जा रही है, लेकिन जब किसी बड़े नेता से जुड़ी फर्जी बात वायरल कराने की कोशिश हो तो उसका एजेंडा बहुत बड़ा होता है। इसीलिए अमित शाह पर अफवाह फैलाना बेहद गंभीर बात है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना संकट से लड़ने में जो 2 मंत्रालय सबसे ज्यादा व्यस्त हैं, उनमें एक स्वास्थ्य मंत्रालय है और दूसरा गृह मंत्रालय। गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह लगातार लॉकडाउन पर कामकाज में व्यस्त हैं। यहां तक कि वो अपने निजी कार्यक्रम तक में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन अफवाहबाजों पर लगाम लगाना जरूरी था। इसीलिए अमित शाह ने खुद अपने सेहत पर ट्वीट किया। अमित शाह किस तरह से व्यस्त हैं, आइए इसको आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 27 अप्रैल को अमित शाह मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए थे। 1 मई को पीएम के साथ उन्होंने लॉकडाउन के आगे के रोड मैप पर चर्चा की थी। 2 मई को आर्थिक मामलों पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में शामिल हुए थे। उसके बाद 7 मई को विशाखापट्टनम गैस लीक कांड पर पीएम मोदी के साथ उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया था। उसके एक दिन के बाद यानी कि 8 मई को पैरा मिलिट्री फोर्सेस में कोरोना फैलने पर सुरक्षा बलों के प्रमुखों के साथ बैठक की अध्यक्षता की थी। अमित शाह का गृह मंत्री का कार्यकाल अब तक का बेहद चर्चित रहा है। अभी वो कोरोना से भारत की लड़ाई में अहम भूमिका निभा रहे हैं। गृह मंत्रालय की निगरानी में भारत तीसरे संपूर्ण लॉकडाउन में है। गृह मंत्री के तौर पर उनका सबसे चर्चित काम तो आर्टिकल 370 को हटाना था। आर्टिकल हटाने के बाद उन्होंने संसद में सरकार का पक्ष बेहद जोरदार तरीके से रखा था। इसी के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बने। जम्मू कश्मीर में विकास का रोड मैप बनाया जा रहा है, तो वहीं लद्दाख की मांग पूरी की गई है। उनके गृह मंत्री रहते हुए ही अयोध्या का फैसला आया था। भारत के सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक रहे अयोध्या के फैसले के बाद भी देश में अमन चैन बरकरार रहा। अमित शाह के गृह मंत्री रहते 3 तलाक कानून बना। ये कानून मोदी की पहली सरकार में भी नहीं बन सका था। अमित शाह के गृह मंत्री रहते हुए सीएए कानून बना, जबकि राज्यसभा में एनडीए का बहुमत नहीं था। कानून पास होने के बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद सरकार सीएए पर नहीं झुकी।
तो हमने आपको बताया कि कैसे गृह मंत्री का कामकाज बीते दिनों से व्यस्त है लगातार, क्योंकि लॉकडाउन 3 ये चल रहा है और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन आज अपने स्वास्थ्य को लेकर गृह मंत्री की ओर से दिया गया स्पष्टीकरण, अमित शाह पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उधर 17 मई के बाद सरकार का प्लान क्या है जब लॉकडाउन 3.0 का समय पूरा होगा, ये सवाल हर किसी के मन में है। और आज तक ने अपने ई एजेंडा में मोदी सरकार के मंत्रियों से खासतौर पर इसी को लेकर कई सवाल किए। राहुल गांधी की कितना समझते हैं? आज तक के ई एजेंडा में टीम मोदी के 17 मंत्री एक मंच पर आए। कोरोना से जंग में देश की स्थिति कैसी है और यहाँ से आगे का सफर देश कैसे तय करेगा, ऐसे कई सवाल उनके सामने रखे गए। इस दौरान ये नई बात सामने आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर मंत्री को देश के कुछ जिलों की जिम्मेदारी सौंपी है। उन जिलों से आने वाली ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर ही पीएम मोदी 17 मई से आगे का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। लॉकडाउन 3 के बाद सरकार का प्लान सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया। सरकार की कोशिश यही है कि धीरे धीरे एक तरफ लॉकडाउन भी रहे और दूसरी ओर निश्चित रूप से इकोनॉमी के दृष्टि से कुछ बातों को सुचारू रूप से शुरू भी करें। तो मुझे लगता है इसके बारे में निर्णय तो होम मिनिस्ट्री के लेवल पर होगा, पर स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से धीरे धीरे एक एक बात खुल रही है, तो मैं भी उम्मीद रखता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में इससे भी जरूर कोई ना कोई मार्ग निकलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि हमारे जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो बसेस वाले हैं, उन्होंने मुझे बताया कि हमारा कर्जा बढ़ रहा है, ब्याज है, लोगों के तनख्वाह दे रहे हैं और इस समय हमारी हालत बहुत खराब है। तो मैंने उनको कहा कि जल्दी जल्दी हम कोशिश करेंगे कि इसमें आपको कैसे रिलीफ मिले। तो निश्चित रूप से इसकी कोशिश हम जरूर करेंगे। सड़क परिवहन मंत्री गडकरी से पहले नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी भी आज तक के ई एजेंडा के मंच पर आए। देश में घरेलू उड़ानें कब से शुरू होंगी, इस पर हरदीप पुरी ने कहा कि तैयारी पूरी है, बस सरकार के फैसले का इंतजार है। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं, हवाई अड्डे हैं, जो हमारे इंसेलरी जो काम है, पूरी तैयारी है। और हम लोग एयरलाइन से भी यही कह रहे हैं कि आप भी अपनी पूरी तैयारी रखिए। देश में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने में सबसे आगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है। इस विभाग की कमान संभाल रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। उन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग में जीत की उम्मीद जताई। सब पैरामीटर्स पर हमें भारी सफलता मिल रही है। सारे दुनिया में हमारी सराहना हो रही है। भारत की स्ट्रैटेजी की ओर सब लोग बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी बार बार भारत की सराहना कर रहा है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी, कुछ ही सप्ताह के अंदर कोरोना के खिलाफ जंग में हमारे देश को भारी सफलता मिलेगी। कोरोना पर जीत की उम्मीद जहां कायम है, वहीं देश में एक बड़ा संकट मजदूरों को लेकर है। उनमें से ज्यादातर के पास रोजगार नहीं और उनके खाने का इंतजाम करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। आज तक के ई एजेंडा में खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने भरोसा दिया कि देश में अनाज की कोई कमी नहीं। हमारा अन्न का किसी तरह की कमी नहीं है और युद्ध स्तर पर जो है हमारा काम चल रहा है। और आज तक के रिकॉर्ड के मुताबिक जो है लॉकडाउन के बाद जो है अभी तक जो है 74 लाख मैट्रिक टन जो है अनाज का हम लोगों ने जो है परिवहन उठाव करके और उसका ट्रांसपोर्ट कर दिया है। केंद्र सरकार अब ये मान रही है कि कोरोना से जंग लड़ने के साथ ही देश में धीरे धीरे हालात को सामान्य बनाने की जरूरत है। लिहाजा हर विभाग इसमें जुटा हुआ है। जहां तक खेल से जुड़े आयोजनों की बात है, तो देश ही नहीं पूरी दुनिया में ओलंपिक जैसे बड़े आयोजन रद्द हो चुके हैं। इसके बावजूद देश के खिलाड़ी आगे के लिए अपनी तैयारियों में जुटे हैं। वो अपने कोच के साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। जहाँ भी हमारे जो ट्रेनिंग एकेडमीज है, जहाँ हॉस्टल्स है या जहाँ खिलाड़ी अपने अपने घर पे हैं, कोई अलग से चुपचाप नहीं बैठा है, कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे हैं। तो ये जो इस वक्त ये लॉकडाउन चल रहा है, इसको हम एक बहुत अच्छा तरीके से उपयोग भी कर रहे हैं। सबको हम ऑनलाइन शामिल करके कोचिंग का, टेक्निकल सेशंस का, स्पोर्ट्स साइंस का, नियम नीति, बहुत सारा चीज़ हमने बहुत मैसिव स्केल में ऑनलाइन क्लासेस वगैरह शुरू किया है।
मौजूदा हालात में जब ज्यादातर गतिविधियां ऑनलाइन हो रही हैं, तब दूरसंचार विभाग की तैयारी भी मायने रखती है। सबसे पहले हमने संचार विभाग को कहा कि भारत में घर से काम होने की पूरी सुविधा को लिबरलाइज करो, वर्क फ्रॉम होम। तो हमने सारे नियमों को शिथिल कर दिया। आज मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत के आईटी कंपनियों का 85% काम घरों से हो रहा है। भारत आईटी के क्षेत्र में बहुत बड़ा बैकएंड ऑफिस है। मोदी सरकार देश के सामने आई अब तक की सबसे बड़ी चुनौती से जूझ रही है। हर फैसला कोरोना के मामलों को देखकर लिया जा रहा है, जिसमें कुछ राज्यों में तेजी बरकरार है। 17 मई के बाद का रास्ता भी हालातों को देखकर ही तय होगा। आज तक ब्यूरो। 17 मई के बाद के रोड मैप पर सरकार काम कर रही है, तो इस बीच कोरोना संकट में बंगाल और केंद्र की तनातनी बढ़ती जा रही है। मजदूरों की घर वापसी के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को कड़ी चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी के बाद टीएमसी ने भी पलटवार किया। हफ्तों के इंतजार के बाद हजारों मजदूर ऐसी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में सवार होकर अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। लेकिन बंगाल के मजदूरों के नाम पर तलवार खींच गई है, सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच। लॉकडाउन में केंद्र ने पहले भी बंगाल के इंतजामों से नाराज होकर कई चिट्ठियां लिखी हैं, लेकिन अब की बार मजदूरों के नाम पर सीधे अमित शाह ने दीदी को चिट्ठी लिख डाली है। चिट्ठी में उन्होंने ये आरोप लगाया है कि बंगाल के प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर बंगाल फिक्रमंद नहीं है। अमित शाह ने चिट्ठी में लिखा, बंगाल के मजदूरों की वापसी का इंतजाम न करना उनके साथ नाइंसाफी है और इससे मजदूरों की मुसीबतें बढ़ेंगी। मुझे दुख है कि बंगाल सरकार सहयोग नहीं कर रही। अमित शाह की इस चिट्ठी के बाद हंगामा मचना ही था। सबसे पहले ममता दीदी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, एक गृह मंत्री जो संकट में अपनी ड्यूटी निभाने में नाकाम रहा, अब हफ्तों की चुप्पी के बाद जागा है तो सिर्फ लोगों को झूठ से भ्रमित करने के लिए। विडंबना है कि वो उन लोगों की बात कर रहे हैं जिसे उनकी सरकार ने उनके भाग्य पर छोड़ दिया। अमित शाह, अपने आरोप साबित कीजिए या माफी मांगिए। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने पार्टी की ओर से दावा किया कि 8 ट्रेनें प्रवासी मजदूरों को लेकर बंगाल आ रही हैं, जिनसे 30,000 प्रवासी मजदूरों की घर वापसी होगी। From Punjab there are 2 trains, right? Durgapur, Bandel. Tamil Nadu, Vellore coming into Howrah. Howrah is where? In Gujarat. Tamil Nadu, Vellore to Kharagpur. Kharagpur is where? In Madhya Pradesh. Karnataka, Bangalore to Bankura. Bankura is where? In Uttar Pradesh. Bangalore to New Jalpaiguri. New Jalpaiguri is where? In Goa. Bangalore to Purulia town. Purulia town is where? Next to Surat, is it? And Hyderabad to Malda English. All these destinations to Bengal. वैसे जब बंगाल अपने मजदूरों की घर वापसी के लिए पूरे प्रयास का ये दावा कर रहा है, तब श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का अब तक का आंकड़ा बता रहा है कि 1% से भी कम ट्रेनें बंगाल तक मजदूरों को लेकर गई हैं। बंगाल में अब तक सिर्फ 2 ट्रेनें पहुंची हैं। बिहार में 72, यूपी में 82, उड़ीसा में 20, मध्य प्रदेश में 15, झारखंड में 13, राजस्थान में 4, महाराष्ट्र में 3, तेलंगाना में 2 और आंध्र प्रदेश में 1 ट्रेन मजदूरों को लेकर पहुंची है। यही वजह है कि बंगाल बीजेपी ममता पर पलटवार में नहीं चूक रही। बंगाल गवर्नमेंट का कोई इस मामले में कोई हलचल नहीं है। केवल 2 ट्रेन आई 2 जगह से, उसमें एक विशेष समुदाय के तीर्थयात्रियों को लाया गया, कोई लेबर को नहीं लाया गया। और उल्टा दोषारोप केंद्र के ऊपर किया जा रहा है बार बार। तो सचिवों का पत्र पर काम नहीं हुआ, तो माननीय गृह मंत्री ने खुद चिट्ठी लिखा है। आज तो पानी सर के ऊपर जा रहा है।
इसलिए मुझे लगता है कि अभी भी समय है, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार इस मामले में अपना स्टैंड क्लियर करे। ममता बनर्जी जी अगर सोच रहे हैं कि वो बंगाल को अलग ढंग से चलाएंगे और सेंट्रल निगरानी नहीं रखेगी, तो वो माइग्रेंट वर्कर भी हो या कोविड टेस्टिंग हो या आईसीएमटी को भेजना हो, हर चीज में माननीय प्रधानमंत्री जी ये देखेंगे। केंद्र ने बंगाल को लिखी पहले की चिट्ठियों में लॉकडाउन का सही तरीके से पालन न होने, सही तौर पर जांच न होने, हॉटस्पॉट्स का दौरा करने गई केंद्रीय टीमों का सहयोग न करने जैसे आरोप लगाए थे। इन्हें लेकर खुद ममता बनर्जी केंद्र पर बंगाल से भेदभाव का आरोप लगाती आई हैं। लेकिन अब अमित शाह की चिट्ठी के बाद मामला आर पार की नौबत तक पहुंचता दिख रहा है। दिल्ली से कमलजीत संधू, हिमांशु मिश्रा और कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। आरोप प्रत्यारोप की ये सारी राजनीति, अगले साल चुनाव भी होने हैं पश्चिम बंगाल में। फिलहाल हम आपको आगे बताएंगे देश में कोरोना के मौजूदा हालात इस वक्त क्या हैं, लेकिन उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर यह खबर है जिस पर अपने ही देश में एक बहुत बड़ी कोशिश शुरू हो गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर ने भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ मिलकर देश में ही वैक्सीन तैयार करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। दोनों की कोशिश है कि कोरोना के इलाज के लिए देश में ही वैक्सीन तैयार किया जाए। इसके लिए पुणे के लैब से वायरस स्ट्रेन को भारत बायोटेक को ट्रांसफर किया जा चुका है। जानकारी है कि अगर वैक्सीन तैयार होता है तो पहले जानवरों पर इसका ट्रायल किया जाएगा और उसके बाद फिर इंसानों पर, और अगर इसमें कामयाबी होती है तो यकीनन हिंदुस्तान के लिए और समूचे विश्व के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर, क्योंकि अभी तक कोरोना पर वैक्सीन बनाने में किसी भी मुल्क को कामयाबी नहीं मिल पाई है। इस तरह की उम्मीद हम कर सकते हैं कि हिंदुस्तान को इसमें कामयाबी मिले, क्योंकि मौजूदा वक्त की बहुत ज्यादा जरूरत कोरोना वायरस पर इस वैक्सीन की है। उधर कोरोना के मामलों के तेजी से बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है और ये अनुमान डराने वाले हैं। आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए हालात पर एक नजर डाल लेते हैं। फिलहाल कोरोना संक्रमण के मामले 6% की दर से बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। स्क्रीन पर आप नजर डालिए। अगर यही दर कायम रही तो 30 जून तक देश में कुल मामले 2,35,510 पर पहुंच जाएगा। अगर ये दर 10% हुई तो कुल मामले 3,40,000 को पार कर सकते हैं, जबकि 8% के हिसाब से कोरोना के करीब 3 लाख मरीज हो सकते हैं। अगर ये रफ्तार 5% रहती है तो भी देश में 2 लाख से ज्यादा मरीज हो जाएंगे। अगर मामले को 3% तक ही सीमित रखा जाए तो भी करीब 1,20,000 से ज्यादा केस सामने आ सकते हैं। जो भी ऐसा अनुमान है कि 30 जून तक कोरोना के मामले अपने सबसे ऊंचे स्तर पर होंगे और इस तरह की आशंका भी लगातार जताई जा रही है, उसी का ये बड़ा आंकड़ा इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आज तक आपको दिखा रहा है। फिलहाल कोरोना के मामले में अगर राज्यों की हम बात करें तो महाराष्ट्र सबसे बुरी तरह से प्रभावित है, लेकिन गुजरात भी भारी संकट में है। अहमदाबाद में हालात गंभीर हैं। गुजरात में इस वक्त कोरोना के 7,796 मामले हैं। ये देखिए, हम आपको गुजरात का आंकड़ा दिखा रहे हैं, लेकिन अनुमान है कि 1 जून तक इसमें करीब 9,000 का इजाफा हो जाएगा और कुल मामले 16,694 तक पहुंच जाएगा। अगर मौजूदा दर बढ़ी तो यह आंकड़ा 20,000 तक पहुंच सकता है और कम हुआ तो भी 12 से 13,000 के बीच रहेगा। यानी कि गुजरात से वहां के नागरिकों के लिए अच्छी खबर नहीं और केंद्र सरकार की भी चिंता इसी के लिहाज से बढ़ जाती है। गुजरात में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया अहमदाबाद पहुंचे। गुलेरिया ने स्वास्थ्य सचिव और डॉक्टरों से बातचीत में कोरोना पर काबू पाने की रणनीति बनाई है। देश की कोरोना तालिका में नंबर 2 पर बना हुआ है गुजरात। गुजरात में कोरोना के बीमार 7,000 के पार जा पहुंचे हैं। गुजरात का कोरोना हॉटस्पॉट बन चुका है अहमदाबाद। गुजरात में 450 के करीब है मौत का आंकड़ा और दहशत में बीत रहे हैं अहमदाबाद के दिन रात। ये तमाम आंकड़े बताने के लिए काफी है कि गुजरात में हालात अच्छे नहीं हैं। शायद यही वजह है कि देश के सबसे प्रतिष्ठित और बड़े मेडिकल संस्थान एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया को अहमदाबाद आना पड़ा।
गुजरात से ताल्लुक रखने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर एम्स डायरेक्टर शुक्रवार की रात अहमदाबाद पहुंच गए और आज दिन भर उन्होंने कोरोना से जंग लड़ रहे योद्धाओं को अपनी योजना को और धारदार बनाने का गुरु मंत्र दिया। सबको टीम एफर्ट करके इस पैंडेमिक से लड़ना है, क्योंकि ये एक कंबाइंड एफर्ट है जो सबको साथ मिलके ही लड़ पाएंगे और इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारे डॉक्टर्स यहाँ काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत की उन्होंने और बड़े अच्छे प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, पूरा अपनी कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। और ये भी हमें समझना चाहिए कि हेल्थ केयर वर्कर्स में इन्फेक्शन के रेट्स ज़्यादा हैं, उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि वो अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स की लाइफ को रिस्क में डाल के इस लड़ाई में सबसे आगे है। एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने अहमदाबाद में गुजरात स्वास्थ्य सचिव जयंती रवि, राजस्व अधिकारी पंकज कुमार और डॉक्टरों की टीम के साथ बैठक की। साथ ही सिविल अस्पताल और एसवीपी अस्पताल का दौरा किया। कोविड-19 मरीजों के इलाज को लेकर उनका मार्गदर्शन किया। शाम में गुलेरिया ने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ भी मुलाकात की। यहाँ पर हमने डॉक्टर्स के साथ प्रोटोकॉल भी डिस्कस किए, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एंड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो यहाँ फॉलो कर रहे हैं वो बेसिक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं। एम्स का प्रोटोकॉल भी बिल्कुल ऐसा ही है और जो आईसीयू केयर है वो हमारे जैसे एम्स में इंटरनेशनल गाइडलाइंस है उसी के हिसाब से है। और कई ट्रायल्स में भी यहाँ के डॉक्टर्स लगे हुए हैं, चाहे वो WHO की सॉलिडारिटी ट्रायल हो या प्लाज्मा थेरेपी हो। तो इन ट्रायल से नई दवाइयाँ ट्राई की जाएंगी पेशेंट्स में और उम्मीद ये है कि उससे भी मोर्टेलिटी कम हो। पिछले 24 घंटे में अकेले अहमदाबाद में ही 269 नए मामले सामने आ चुके हैं और शनिवार शाम 6 बजे तक कुल 5260 मरीज हो चुके हैं, जबकि शहर में 343 मौत हो चुकी है। किसी एक शहर के लिए ये आंकड़े डराने वाले हैं। एम्स के डॉक्टर की टीम, डॉक्टर गुलारिया और उनके साथ जो डॉक्टर मनोज सुनेजा है, ये दोनों यहाँ पे अहमदाबाद की कोविड अस्पताल, सिविल अस्पताल में पहुंचे हुए हैं। उनके साथ अहमदाबाद की जो हेल्थ सेक्रेटरी है जयंती रवि वो भी मौजूद है और साथ ही जो ये पूरी टीम है, इस टीम ने जो डॉक्टर्स है, खास करके जो कोविड के जो ट्रीटमेंट देने वाले डॉक्टर्स हैं उन लोगों से बातचीत की है। साथ ही जो रेसिडेंशियल डॉक्टर्स हैं उनके साथ भी उन्होंने बातचीत की है और मौत के आंकड़े को किस तरीके से रोका जाए, साथ ही जो मरीज है जिनका रिकवरी रेट भी गुजरात में काफी कम है उसे किस तरीके से बढ़ाया जाए, जो लाइन ऑफ मेडिसिन है वो किस तरीके की रहेगी, इसके बारे में आज यहाँ पे बातचीत हो रही है। और ये सारी बातचीत के बाद अब जो पूरा एक रिपोर्ट होगा वो तैयार किया जाएगा। उम्मीद है कि देश के सर्वश्रेष्ठ मेडिकल संस्थान के सर्वोच्च पद पर आसीन डॉक्टर का मार्गदर्शन गुजरात और अहमदाबाद में कोरोना से लड़ने में जरूर मददगार साबित होगा। अहमदाबाद से गोपी खांगर के साथ आज तक ब्यूरो। उम्मीद यह है कि उनका कोरोना पर दिया गया मंत्र जरूर काम आएगा गुजरात में, क्योंकि महाराष्ट्र, गुजरात, राजधानी दिल्ली, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं और वो राज्य सरकारों की चिंता बढ़ाने वाले हैं। वहीं दिल्ली की केजरीवाल सरकार और बिहार सरकार के बीच मजदूरों के किराए पर जुबानी जंग छिड़ गई है। दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि बिहार सरकार के आनाकानी के बाद उसने ट्रेन से बिहार जाने वाले मजदूरों का किराया चुका दिया। वहीं बिहार सरकार सबूत के साथ उसे झूठा करार देने में लगी हुई है। अब कौन सच्चा है कौन झूठा, ये पता लगा पाना भी बेहद महत्वपूर्ण है। शुक्रवार को दिल्ली में फंसे करीब 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुई और उधर मजदूरों के टिकट किराए पर विवाद की शुरुआत हो गई। इधर ट्रेन रफ्तार पकड़ रही थी और उधर नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल के बीच किराए के पैसे को लेकर किचकिच तेज होने लगी थी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने दावा किया कि बिहार सरकार ने प्रवासी मजदूर के रेल का किराया देने से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए मुजफ्फरपुर रवाना हुई ट्रेन का वीडियो पोस्ट किया और उसके साथ लिखा कि बिहार सरकार ने 1200 प्रवासी मजदूरों के रेल का किराया देने से इनकार कर दिया है और अब पूरा खर्चा अरविंद केजरीवाल सरकार उठाएगी। इस ट्वीट में दावा किया गया कि अरविंद केजरीवाल सरकार कोरोना के संकट में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के साथ खड़ी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से इस वीडियो को जारी करने के तुरंत बाद
बिहार में जेडीयू अरविंद केजरीवाल सरकार के दावों को लेकर आग बबूला हो गई। इस दावे को सरासर झूठा बता दिया। मेरे पास पत्र है उन्हीं का लिखा हुआ, उन्हीं का विभाग जो है दिल्ली सरकार का, जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली गवर्नमेंट है अरविंद केजरीवाल जी का, उसी सरकार का लिखा हुआ लेटर है। इसमें बोल रहे हैं इस ट्रेन में जो लोग गए हैं उसका पैसा हमको वापस कर दीजिए, इन मजदूरों को ये पैसा मत दीजिए। लिखा हुआ है साफ साफ, हम तो मजदूर को देंगे। संजय झा जिस चिट्ठी का जिक्र कर रहे हैं उसे जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने ट्वीट किया। साथ ही लिखा कि झूठ फैलाने और बिहार के अपमान के लिए केजरीवाल माफी मांगे। अब इस चिट्ठी पर गौर कीजिए, जिसे 7 मई को दिल्ली सरकार के नोडल अधिकारी पीके गुप्ता ने बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को लिखा था। ये चिट्ठी दिल्ली से मुजफ्फरपुर के लिए जाने वाली श्रमिक स्पेशल के किराए की पेमेंट के संबंध में है। इसमें लिखा गया है कि ये फैसला किया गया है कि दिल्ली सरकार सभी के लिए इकट्ठा टिकट खरीदने के लिए पेमेंट करेगी, उन्हें ट्रेन में सवार कराएगी और बिहार सरकार से बाद में पैसे ले लेगी। इसलिए बिहार सरकार से आग्रह है कि वो यात्रियों को पैसे लौटाने की बजाय उसे दिल्ली सरकार को वापस किया जाए। यही नहीं, इसमें लिखा गया है कि मुजफ्फरपुर के लिए एक ट्रेन का किराया लगभग 6.5 लाख रुपए है और असल किराया जल्द बताया जाएगा। इस चिट्ठी पर दिल्ली सरकार के नोडल अफसर पीके गुप्ता के दस्तखत हैं, लेकिन दिल्ली सरकार कह रही है कि बिहार सरकार के इनकार के बाद उसने ट्रेन का किराया चुकाया, जबकि जेडीयू इसे झूठा बता रही है। मैंने आपको बताया कि हमें पैसा देना पड़ रहा है, तो अब इसको आप क्या समझेंगी? अगर बिहार सरकार बिहार के लिए ट्रेन जा रही है तो बिहार सरकार को पैसा देना चाहिए, लेकिन दिल्ली सरकार इसमें पैसा दे रही है। मैं रवैया बता रहा हूं सिर्फ, ऐसा नहीं है। केजरीवाल जी हमेशा, आम आदमी पार्टी की सरकार हमेशा बिहार के, यूपी के लोगों के सम्मान के साथ, उनकी मुसीबत में, उनकी तकलीफ में खड़ी रही, आगे भी खड़े रहेंगे। खुद दिल्ली सरकार चिट्ठी लिख रही है बिहार सरकार को कि आप पैसे हमें दे दीजिएगा श्रमिकों की जगह, और आप कहते हैं कि किराया दिल्ली सरकार दे रही है। बिहार का अपमान मत कीजिए, वरना बिहारी जानता है कि ऐसे लोगों को कैसे सीधा करना है। जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नाइकू के मारे जाने से पाकिस्तानी आतंकवादी कांप उठे हैं। हिजबुल में हाहाकार मचा हुआ है। पीओके में शोक सभा का वीडियो सामने आया है, जिसमें हिजबुल चीफ सलाहुद्दीन ने माना है कि भारत का पलड़ा भारी है और यही नहीं, उसका हौसला पस्त हो रहा है। उसने कहा कि नाइकू के मारे जाने से उसे गहरा सदमा लगा है। इसमें शक नहीं कि हमको बहुत बिलखुसूस हिज़्ब क़यादत को बहुत दिली सदमा हुआ, लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, ये शहादतों का सिलसिला पहले दिन से चला आ रहा है। सिर्फ 1 जनवरी 2020 से आज तक 80 मुजाहिदीन इकराम जाम शहादत नोश कर चुके और सब के सब आला तालीम याफ्ता थे। हिज़्ब के अलावा बाकी बरात तंजीमों से भी वाबस्ता थे। मुजाहिदीन ने भी हालिया हंदवारा राजवार की कार्रवाई में दुश्मन का कमर तोड़ दिया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि इस वक्त दुश्मन का पलड़ा भारी है। कोरोना की सबसे भयानक मार महाराष्ट्र पर पड़ी है। यहां मरीजों का आंकड़ा 19,000 को पार कर गया है। मुंबई की हालत सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई है। परेशानी की बात यह है कि कोरोना का संक्रमण पुलिसकर्मियों पर भी भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा महाराष्ट्र कोरोना संकट से जूझ रहा है। मुंबई पर तो महामारी की भयानक मार पड़ी है, मगर इस महामारी के बीच मुंबई के मरीन ड्राइव के पास ये हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। एक शख्स हाथ में धारदार दरांती लिए भाग रहा है और वो पुलिस कर्मियों को धमका रहा है। पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश में है। आरोप है कि पेशे से आर्किटेक्ट इस शख्स ने 3 पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला किया है। बताया जा रहा है कि एक शख्स कई दिनों से मानसिक तौर पर ठीक नहीं है। इन तस्वीरों के बाद अब धारावी की ये तस्वीरें देखिए। अकेले धारावी में कोरोना संक्रमण 800 के पार जा चुका है। बावजूद इसके यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस वक्त हम धारावी के एरिया से हम गुजर रहे थे तो हमने देखा यहाँ पर करीब 200 से 250 लोग यहाँ पर जमा है। आम को यहाँ पर लेने के लिए देखिए कैसी होड़ है, आम लेने के लिए और खाना लेने के लिए। देखिए सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
हालातों पर काबू पाया जा सके इसलिए बीएमसी के नए कमिश्नर इकबाल चहल ने आज धारावी में कंटोनमेंट जोन का दौरा किया। जिस तरीके से नंबर्स बढ़ रहे हैं, मेनी ऑफ देम आर वेरी एग्जॉस्टेड राइट नाउ। आई विल स्टैंड बिहाइंड देम लाइक ए रॉक। मेरा पूरा उनको सपोर्ट रहेगा और आई एम गोना बूस्ट देयर मोरल। आप देखिए अगले 2-3 हफ्ते में क्या होने वाला है। कोरोना ने पूरे महाराष्ट्र में दहशत मचा दी है। परेशानी की बात तो ये है कि कोरोना के खिलाफ लोगों की मदद में जुटे पुलिसकर्मी तेजी से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। महाराष्ट्र में अब तक 714 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 81 पुलिस अधिकारियों को कोरोना संक्रमण हुआ है। 633 पुलिसकर्मी भी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। महाराष्ट्र में अब तक 5 पुलिसकर्मियों की कोरोना से जान गई है। महाराष्ट्र में तो कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 19,000 के पार चला गया है। जाहिर सी बात है कि स्थिति नाजुक है। बेहतर होगा कि ऐसे हालात में लोग घरों से बाहर निकलने से बचें। सौरभ अख्तानिया और मुस्तफा शेख के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। और अब आपको दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर में कोरोना का हाल बताते हैं। दिल्ली में 224 नए मामलों के साथ मरीजों की कुल तादाद 6,540 को पार कर गई है। तो वहीं नोएडा में आज कोरोना से दूसरी मौत की खबर सामने आई। दिल्ली में कोरोना की तेज चाल जारी है। वायरस की चपेट में न सिर्फ आम लोग बल्कि दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, कैट्स एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारी, डीसीपी दफ्तर के स्टाफ और डीएम दफ्तर के अधिकारी भी इसकी जद में आ चुके हैं। आंकड़ा है जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देश की राजधानी में पिछले 24 घंटे में 224 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि कुल मरीजों की तादाद 6,540 से ज्यादा है। शाम 6 बजे तक मौत की तादाद 68 थी। दिल्ली में कोरोना के केसेस का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 6,000 जो है वो क्रॉस कर चुका है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मई के जो शुरुआती दिन है, यानी 8 दिन की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा केसेस आए हैं मई के शुरुआती दिनों। और ऐसे में बचकर रहने की जरूरत है। और चिंता दिल्ली से सटे इलाकों को लेकर भी है, जहां एनसीआर में मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना से मौत की संख्या 2 तक जा पहुंची है। आज नोएडा के सेक्टर 66 में रहने वाले शख्स की कोरोना से मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव ने दम तोड़ दिया। एक पेशेंट जिनकी सैंपल 2 दिन पहले ली गई थी, उनको कल रात को लाई गई जिम्स में। तो ये कार्डियो रेस्पिरेटरी अटैक से उनकी मृत्यु हुई है। उनकी कल ही कोविड-19 पॉजिटिव की रिपोर्ट भी प्राप्त हुई है। नोएडा में भी कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक ये आंकड़ा 216 तक पहुंच गया है और 2 और केसेस अभी सामने आए। तो ऐसे में जाहिर तौर पर न सिर्फ दिल्ली बल्कि नोएडा, इसके अलावा दूसरे जो ये कहा जाए पड़ोसी जो शहर है, वहां पर भी लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि दिल्ली में केजरीवाल सरकार और यूपी में योगी सरकार लगातार कोरोना के खिलाफ अपनी जंग को धारदार बना रही है, लेकिन आगे और कठिन परीक्षा दिखाई दे रही है। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ चिराग कोठी, दिल्ली आज तक। दिल्ली से 1200 मजदूर ट्रेन के जरिए बिहार तो पहुंच गए, मगर इन मजदूरों के किराए पर सियासी किचकिच जारी है। दिल्ली सरकार कह रही है कि बिहार के मजदूरों के किराए का पैसा उसने खर्च किया, जबकि बिहार सरकार आरोप लगा रही है कि दिल्ली सरकार इस पूरे मामले पर ओछी राजनीति करने में जुटी हुई है। कोरोना संकट और लॉकडाउन से उपजी समस्याओं की मार से बेजार मजदूर सियासत की धुरी पर नाच रहे हैं। होड़ मच गई है होड़, ये बताने की कि मजदूरों के असली हितैषी हम हैं। क्रेडिट लेने को लेकर अब नई किचकिच बिहार सरकार और दिल्ली सरकार के बीच मची है। दरअसल दिल्ली से 1200 मजदूरों का जत्था बिहार के मुजफ्फरपुर भेजा गया। इन मजदूरों के किराए का खर्चा 6,42,000 आया। मजदूरों के किराए का खर्चा दिल्ली सरकार ने रेलवे को दिया। इसीलिए आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है कि जो पैसा बिहार सरकार को देना था वो दिल्ली सरकार ने दिया। हमें पैसा देना पड़ रहा है, तो अब इसको आप क्या समझेंगी?
अगर बिहार सरकार बिहार के लिए ट्रेन जा रही है तो बिहार सरकार को पैसा देना चाहिए, लेकिन दिल्ली सरकार इसमें पैसा दे रही है। लेकिन दिल्ली सरकार के दावे को बिहार सरकार के मंत्री खारिज कर रहे हैं। श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, झूठ के साथ समस्या यही है कि आप भूल जाते हैं कि कब क्या बोल चुके हैं। अब देखिए ना, आपके मंत्री गोपाल राय ट्विटर पर सफेद झूठ बोल रहे हैं कि दिल्ली से मुजफ्फरपुर आने वाली ट्रेन का किराया आपकी सरकार देगी, फिर चिट्ठी भेजकर हमसे पैसे भी मांगते हैं। तो यहाँ से आया चिट्ठी का मसला। दरअसल 23 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने बिहार सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा कि मजदूरों के किराए का खर्चा 6,42,000 आ रहा है, इसे बिहार सरकार दे। दिल्ली सरकार ने 7 मई को भी मजदूरों के किराए के लिए बिहार सरकार को चिट्ठी लिखी। जो कम्युनिकेशन और बातचीत उनके साथ हुई थी वो 23 तारीख को हुई थी, 23 अप्रैल को 23 तारीख को हुई थी। और उसके बाद से जो है उनके तरफ से इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। और उसके बाद चूंकि मध्य प्रदेश की ट्रेन जब यहाँ से रवाना हुई, उसके बाद अन्य राज्यों के भी मजदूरों के अंदर जो है वो पैदा हुई इच्छा कि हमें क्यों नहीं भेजा जा रहा है। और अंततोगत्वा जब उधर से कोई जवाब नहीं आया तो फिर कल सरकार ने निर्णय लिया कि दिल्ली सरकार पेमेंट करके और उनको जो है उनके गांव के लिए रवाना करेगी। आरोप ये भी है कि बिहार सरकार की ओर से कहा गया कि मजदूर अपना किराया खुद दें, जब वो अपने राज्य पहुंचेंगे तो उनके किराए के साथ 500 रुपए ज्यादा बिहार सरकार लौटा देगी। लेकिन पेच यही फंसा कि मजदूरों के पास खाने के पैसे नहीं थे तो किराए के पैसे कहां से आते। सवाल ये भी है कि जब केंद्र सरकार की ओर से साफ साफ कह दिया गया है कि मजदूरों के किराए का 85% हिस्सा केंद्र सरकार और 15% हिस्सा जहां के मजदूर हैं वहां का राज्य देगा, तो फिर राज्य ये खर्चा उठाने में अगर मगर क्यों कर रहे हैं। गोपाल राय ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने बिहार सरकार से फिलहाल कोई भी खर्चा नहीं मांगा है और ना वो आगे मांगेंगे, बल्कि जो खर्चा हुआ है वो रेलवे तक पहुंचा भी दिया गया है। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। इसी खबर के साथ खबरदार में आज के लिए बस इतना ही।